कुछ उन्होंने दावा किया है। The term Hindu terror. None of the files had the term Hindu terror. जो मैं बताता हूँ उसके बाद हमारे को मैसेज भी आया था कि आप लोग तुरंत इसको इस्लामिक टेररिज्म का नाम मत दीजिएगा कि अभी थोड़ा समय लगेगा, हो सकता है दूसरे समुदाय के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो। और यही चीज इस आदेश का मैंने पालन किया था। सर, मेरी सेना लड़ रही है और आप टीवी पे लाइव कह रहे हैं कि अच्छा भारत की फौज अब लेफ्ट से जाएगी, 40 लोग वहां से जाएंगे, फिर यहां से जाएंगे। नॉनसेंस। ये गंदे लोग हैं, खतरनाक लोग हैं, और इनके साथ जो कुछ आरवीएस मनी ने कहा, इतनी देर के बाद क्यों कहा है? समय होता है। मनी साहब ने यह भी कहा कि Please repeat that. It is a fixed match between INC, Indian National Congress, and ISI. तो इन्होंने 2 बार कहा कि ये उनकी मिली भगत थी, एंड आई टेंड टू अग्री। नहीं तो जो नैरेटिव बनाया गया कि जिहादिस्तान पर इसका आरोप मत लगाइए, बताइए कि हिंदुओं ने किया है। क्यों आप नहीं चाहते थे कि आरोप जिहादिस्तान पर लगे, जिसकी छवि उस समय पूरी दुनिया में एक आतंकी देश की थी, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने की बातचीत चल रही थी, उसको फटफ क्या वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैक लिस्ट में या ग्रे लिस्ट में, जो भी लिस्ट में डाल दिया गया। मनी साहब ने जो कहा है उस पर गौर करना चाहिए। इसका लीगल स्टेटस क्या है, इस पर लीगल एक्शन क्या हो सकता है? लीगली कुछ चीजें उन्होंने कही हैं जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि 2 बार एफिडेविट फाइल किया गया। जो पहले होम सेक्रेटरी जी के पिल्ले, आउटस्टैंडिंग पर्सन, आर.के. सिंह, सुपर्ब, दोनों होम सेक्रेटरी, एक तो मंत्री भी बन गए थे, बहुत अच्छे लोग। इन्होंने कहा बिल्कुल वो सही कह रहा है। लेकिन उनसे एक नेताजी थे, वो बार बार कहते थे कि देखिए इसमें यही वाली बात है, आप इस हिसाब से वो करो। Digvijay Singh had asked me to mine about cases where Hindu terrorism was there. I told him that there are no such cases. मनी साहब, मैं चाहता हूं उनका जो इंटरव्यू था, अगर ये सरकार चाहे, जितने हमारी एम्बेसीज हैं सबको भेजो। आप भेजो मेमा, बोलो डाउनलोड करें और पब्लिक स्क्रीनिंग्स करो। Gone on to become at least a corps commander, if not the chief of army staff. People in the Pakistan did not want him to come to that level. क्या पाकिस्तान के पास इतनी ताकत है कि ये रोक सकते थे? उनके अंदर से मदद कौन कर रहा था? कि वहाँ बहुत बरखा दत्त जैसे लोग भी मौजूद हैं, बहुत अच्छे बात करने वाले भी मौजूद। अभी देखिए कांग्रेस में जो गुफ्तगू हुई है, कांग्रेस ने की है। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं हूं प्रकाश ललित और हमारे साथ हैं भारत के बेटे एम्बेसडर दीपक बोरा। सर बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से हमारे और हमारे दर्शकों को अपना ये कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगता है, आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। आप मेरी तारीफ करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आई लर्न अ लॉट फ्रॉम यू। नहीं, ये दुनिया जानती है कौन किससे सीख रहा है। आपका बड़ा दिल है, ऐसा आप कहते हैं। सर, हम लोग राष्ट्रभक्त लोग हैं और कई बार कुछ चीजें ऐसे रूप में सामने आ जाती हैं कि लगता है कि इस पे बात करें तो कैसे करें, बोले तो क्या बोलें। फॉर्मर होम सेक्रेटरी, ये अंडर सेक्रेटरी आरवीएस मैं मनी, जानता हूँ उनको अच्छी तरह से। आरवीएस मनी का इंटरव्यू बेहद चर्चा में है और जो कुछ उन्होंने दावा किया है वो चीजें ऐसी हैं जिसमें लगता है कि जो पब्लिक डोमेन में चीजें उपलब्ध हैं वो एक इशारा तो कर रही हैं। एक दौर में जब देश में हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, जिन लोगों का दावा है कि आतंक का धर्म नहीं होता, वो जोर शोर से दीपक सर बता रहे थे कि हिंदुओं के देश में हिंदू आतंकवादी हो रहा है। और उसमें कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा, असीमानंद जैसे लोगों को गिरफ्तार किया गया। बाद में सब लोग बरी हो गए, किसी में कोई मामला नहीं। और बाद में हमने देखा जिस दौर में कर्नल पुरोहित, हम लोग स्कूल में थे, कर्नल पुरोहित जिस दौर में गिरफ्तार हुए उसी दौर में मुंबई में कसाब कलावा बांध के आ जाता है, जैसा आपने मैंने बांध रखा है। आरवीएस मनी ने अपने इंटरव्यू में यह भी कहा दीपक सर कि अगर कसाब जिंदा नहीं होता तो हिंदू आतंक की थ्योरी को ये लोग सच बता देते। इससे भी सनसनीखेज दावा उनका ये है कि एनएसजी का मूवमेंट जानबूझकर मुंबई पहुंचने में, एनएसजी को जो देर हुई वो देरी जानबूझकर की गई। एक और जो सनसनीखेज दावा है, वे जिस नाव से वो आतंकी आए थे, नहीं किसने उनका कहना है, हाँ, उनका कहना है कि कुछ लोगों ने आदेश दे दिया, संभवतः नेवी या कोस्ट गार्ड को, कि आप उस संदिग्ध बोट की निगरानी नहीं करेंगे, सर्विलांस नहीं करेंगे। दीपक सर, आप भी फॉर्मर डिप्लोमेट हैं और आपको पता है चीजें कैसे होती हैं और किस रूप में सामने आ रही हैं। लोग सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि आरवीएस मनी जब
वहां थे तब उन्होंने क्यों नहीं कहा? आज सर्विस के इतने दिन हो गए हैं, जमाना हो गया मुंबई हमले को हुए, और तब आज वो 26/11 की ये कहानी दुनिया के सामने रख रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने ये मौका दिया मेरा आज से बात करने का। और आज मैं खुद मुझे भी काफी समय हो गया, 75 साल की मेरी उम्र है। जब ये हमला हुआ था 26/11 का, मैं सूडान में आपका राजदूत था, टीवी पे बैठ के हम सब कुछ देख रहे थे। अब सबसे पहली चीज जो मैं बताता हूँ, उसके बाद हमारे को मैसेज भी आया था कि आप लोग तुरंत इसको इस्लामिक टेररिज्म का नाम मत दीजिएगा, कि अभी थोड़ा समय लगेगा, हो सकता है दूसरे समुदाय के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो। और यही चीज, इस आदेश का मैंने पालन किया था सर। सारे राजदूतों के पास ये मैसेजेस गए थे कि एकदम से मत कहिए कि इस्लामिक आतंक है। मतलब आप लोगों के पास भी वो मैसेज आया कि इसको सीधे इस्लामिक टेरर या आतंकवाद से नहीं जोड़ना? अभी मत जोड़िएगा इस्लाम के साथ, अभी इन्वेस्टिगेशन होती है। नहीं तो सीधी बात ही, सबको पता था क्या हो रहा है वहां पर। दूसरी चीज सर, पता नहीं आरबीएस मनी साहब ने, जिनको मैं अच्छी तरह जानता हूँ, जिक्र किया है कि नहीं, एक लेडी जर्नलिस्ट थी, वो बॉम्बे में थी, और जो अटैक हुआ है, कैसे पता था उनको? और वहां खड़ी होके फर्स्ट जर्नलिस्ट, फर्स्ट नेटवर्क, ये वो बकवास कर रही थी। और यहां से कमांडोज आ रहे हैं, अब यहां से आ रहे हैं, वहां से आ रहे हैं। किसके लिए ये कहा जा रहा था? सर, हम लोगों को तजुर्बा नहीं था इस प्रकार के जर्नलिस्ट का। इसी के बाद हमने सब बदला कि वहां पर कोई नहीं जाएगा। जो वहां पे उस समय पुलिस कमिश्नर थे, मुझे याद है सर, या मेरे बैच से थे या मुझसे जूनियर थे थोड़े, अब मुझे उतना याद नहीं है। मैंने उनको देखा था टीवी पे, और ये क्या बोल रही थी मैडम, तहलका मच गया बॉम्बे में, भारत खत्म हो जाएगा, यहाँ पैनिक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और ये कमिश्नर उसके पास जाके कहते हैं, मैडम यहाँ गोली चल रही है, आप थोड़ा साइड पे खड़े हो जाए। पैनिक कहाँ? ये सारा नैरेटिव बनाया जा रहा था कि हमने भारत को हिला दिया। देखा, 10 पाकिस्तानी आते हैं तो पूरी भारत की फौज नपुंसक हो जाती है। ये इसका बैकड्रॉप था। नहीं तो ऐसा कहना, सर मैं भी जर्नलिज्म से जुड़ा रहा हूं, आपको कितने साल हो गए, आप तो कभी नहीं कहेंगे मेरी सेना लड़ रही है, और आप टीवी पे लाइव कह रहे हैं कि अच्छा भारत की फौज अब लेफ्ट से जाएगी, 40 लोग वहां से जाएंगे, फिर यहां से जाएंगे। नॉनसेंस। ये सब कहने की जरूरत क्या होती है? आपका क्या ख्याल है कि वो जिहादिस्तानी लोग नहीं देख रहे थे टेलीविजन? ये तो पहली चीज। दूसरा सर, ये जो डिले करवाया, ये शायद उस समय के जो गृह मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि मैं भी जाऊंगा, इसीलिए डिले हुआ था। किस लिए डिले किया था? जो एनएसजी का जहाज जाने वाला था, किसी ने डिले कराया था ना उसको। शायद होम मिनिस्टर साहब ने कहा मैं जाऊंगा। क्यों भाई, आप बंदूक लेके लड़ेंगे उनके साथ? मुझे आप बताइए सर, ये जमाना होता था कहीं पे बाढ़ आ गई है, कुछ मत करिए, मैं पहले जाके देखूंगा। क्यों? आप बाढ़ में पीड़ित लोगों की मदद करेंगे? अब तो हम बहुत मैच्योर हो गए इस मामले में। हमने पूरे आदेश दिए हैं हमारी फोर्सेस को, हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, जहां पे ऐसी कोई बात हो, मंत्री मंत्री का वेट मत करो, सिविल सर्वेंट का वेट मत करो, शुरू कर दो अपना काम। और इसको मैंने कई बार अपनी जिंदगी में देखा है कि जहां पर आपातकालीन स्थिति होती है, हम किसी का इंतजार नहीं करते, हमारे डिजास्टर वाले पहुंच जाते हैं। वो मंत्री जी आपने आना होगा, आ जाना, बाद में हम देखेंगे, अभी तो हम अपना काम शुरू कर रहे हैं। तो आपने 2-3 घंटे जहाज को डिले कर दिया क्योंकि वो साहब अपने दांत ब्रश कर रहे थे, कभी जिन्होंने डिले करवाया, या कभी उनका कोट फिट नहीं हो रहा था। और एरेंट टोटल नॉनसेंस। सर, किसको फायदा हुआ था 26/11 से? और इसको इस्लामिक टेरर ना कहने से फायदा किसको हो रहा था? ये आप खुद जानते हैं। उस समय की पॉलिटिकल जो सिस्टम था, वो कोशिश कर रहा था कि एक प्रधानमंत्री भी थे जिनका जन्म भी शायद जो पाकिस्तान है वहां पर हुआ था, जो आर यू ओके, यू फीलिंग ऑलराइट? आप खांस रहे हैं ना? ओके। तो वो बहुत सॉफ्ट थे लाहौर पे और इस पे, वो हम लोगों को बाद में पता लगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं सर कि ऐसी स्थिति में शर्म आनी चाहिए। यहां हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं और आप डिले कर रहे हैं।
नेवी वाले गए थे वहां, नेवल कमांडोज बड़े होशियार हैं, बड़े तगड़े हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जो ट्रेनिंग है वो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को, और आपने वहां पर उनको जाने नहीं दिया, डिले कर दिया। मैं आपको बताता हूँ सर एक और चीज, 1999 में आपको याद है हमारे हवाई जहाज का अपहरण किया गया था नेपाल से, फिर उसको अमृतसर लाया गया, फिर अमृतसर से दुबई गया, फिर वहां से लाहौर में नहीं जाने दिया, फिर वो कंदाहार गया, याद है आपको सर? और हमारे फिर हमको नेगोशिएशन करना पड़ा, और जो अपहरण करता थे वो कह रहे थे ये करो वो करो। उस समय जो अफगानिस्तान की सरकार थी वो फेवरेबल थी इन जिहादियों की तरफ। अमृतसर में जब ये जहाज आपका खड़ा हुआ है, इसके टायर को गोली क्यों नहीं मार दी? क्यों गिरने दिया आपने? किसके आदेश थे? मैं जानता हूं किसके आदेश थे। भगवान, ऐसे नेता हमको नहीं चाहिए, हमको आज जैसे नेता चाहिए, फर्म डिसीजन, जो सेना ने करना है करो। मैं एम्बेसडर हूं सर, मुझे मालूम है कि फलाने देश जहां मैं राजदूत हूं उनकी नीयत इस बारे में क्या है, मुझे दिल्ली से पता लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है, मैं ऑन द स्पॉट हूं। उसके जहाज को अगर उसके टायर्स को उड़ा दिया होता, आपको एक चीज और, 1983 में शायद से, अगर मैं गलत नहीं, तो उस समय मैं मिडिल ईस्ट में कहीं मंडरा रहा था, तो एक सबीना है बेल्जियम की एयरलाइंस सर, एक सबीना एयरलाइंस के जहाज का अपहरण करके उसको टेल अवीव इजराइल में ले गए। मजेदार कहानी जल्दी से बता देता हूँ संक्षिप्त में कि एक देश कैसे अपनी सुरक्षा करता है। तो उन्होंने कहा कि इतने सारे पैलेस्टीनियन जो आपके जेलों में हैं उनको रिहा करो। गोल्डा मेयर होती थी उस समय, शद्दुल अहमद थी। उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, हमारी पॉलिसी नहीं है, लेकिन ये कहते हैं अच्छा हम बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने ओवरऑल्स पहने, ये जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस वाले होते हैं ना, जो आप पहन के जाते हो, तो वो पहन के इनके कमांडोज गए अंदर, उन सबको खत्म कर दिया। शायद एक औरत भी मारी गई थी क्रॉस फायर में, लेकिन जहाज के जो टायर्स थे उनको ब्लो कर दिया था ताकि जहाज टेक ऑफ ना कर पाए। और जो लोग वहां पर घायल हुए थे ना सर, जो कमांडोज गए थे उनमें से इजरायली, उनमें से एक घायल हुआ था। ये 83 की बात है शायद, 83, यस 82 में मैं, यस एब्सोल्युटली 83, सबीना एयरलाइंस। और जो कमांडो घायल होते उनमें से एक का नाम था बेंजामिन नेतन्याहू, और 4 साल बाद उसका बड़ा भाई योनी नेतन्याहू, मैं मिला हुआ था उनसे, वो शहीद हो गए थे जब युगांडा में आतंकियों ने एक और जहाज का अपहरण किया था। बचा के ले आए थे अपने नागरिकों को, सबको। एक कोई लेडी थी जो उसको मार दिया था युगांडन ने, बुढ़िया थी कोई, मुझे इतना कुछ याद नहीं है, आजकल तो सब मिल जाएगा इंटरनेट पे। यही चीज हमको तब भी करनी चाहिए थी सर। ये कौन लोग थे वो सॉफ्ट? मैंने देखा है ना सर, क्यों हम सॉफ्ट थे। और एक और चीज बता रहा, हमारे अभी जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, ये भी कहते हैं जो भी नेता हमारा आता है सब कोशिश करते हैं कि इस देश के साथ संबंध हमारे अच्छे, लेकिन अब समझ आ गई है कि अच्छे संबंध नहीं चाहता। इसकी जिंदगी इस चीज पर निर्भर है कि इसके संबंध भारत के साथ खराब। तो आरबीएस मनी ने जो कहा है कि वो तो जंग चल रहा था वहां पर, तुम क्या कह रहे हो कि लोकल टेरर आउटफिट और ये, इट वाज अ वॉर, और आपको तो पूरी फौज को भेज देना चाहिए था। और अल्टीमेटली वो तुकाराम ओमले जो थे, जो खुद मारे गए थे, उन्होंने पकड़ लिया, छोड़ा नहीं इसको, कसाब को। फिर सच्चाई का, और आपको एक चीज और बता देता, मेरे पाकिस्तानी फ्रेंड्स ने किया था जो देश छोड़ के भाग गए थे, अब रहते हैं विदेशों में। एक एम्बेसडर ने मुझसे कहा कि एम्बेसडर आप लोग कह रहे थे ना कि कसाब की फैमिली, कहते हैं आपका क्या ख्याल है? हमको पता है कहां से था, दिस हिज वर्ड्स, हमको पता है वो कहां से था, तो आपका क्या ख्याल है? उसकी फैमिली अभी धरती पर है? समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? उसका जो परिवार था इस आदमी का, एक ही जो बचा था, जिसको हमने कितने पता नहीं बिरयानी खिलाते थे या क्या खिलाते, जब वो हजरत बल में भी हुआ था तो उसको क्या क्या आतंकियों को हम भोजन देते थे। व्हाट इज ऑल दिस नॉनसेंस सेक्युलरिज्म के नाम पर? एक ही भोजन दो, गोली। तो जो वहां पर मुझे उसने बताया कि कसाब का जो परिवार था, जिस गांव से उसने कहा कि मैं यहाँ का हूं वहां का हूं, तो हमने जिहादिस्तान सरकार को बोला कि भाई ये कह रहा है मैं यहां से हूं, जरा पता करो। तो वहां तो कुछ नाम कहा ही नहीं ना। और ये जो मेरे राजदूत थे, जो मेरे मित्र अभी अमेरिका में रहते हैं, शायद यूरोप में, इन्होंने कहा
तो आपका क्या ख्याल है कि वो जिंदा रहेंगे बताने के लिए कि हमारा बेटा है? समझ गए आप मैं क्या बोल रहा हूं? पूरे परिवार को उड़ा दिया। ये गंदे लोग हैं, खतरनाक लोग हैं, और इनके साथ जो कुछ आरवी असमानी ने कहा, इतनी देर के बाद क्यों कहा है? समय होता है, अब उम्र हो गई। जब उसको मारा गया था, पीटा गया था, अरेस्ट किया गया था, हिज मदर पास्ड अवे, हिज फादर वेंट अवे। पर्सनल ट्रॉमा होता है ना, फिर एक टाइम आता है, और किताबें लिखी है, फिर देयर इज अ टाइम एंड प्लेस, फिर एक समय आता है जब आप कहते हो भाई नहीं, अब मुझे ये कहना है, क्योंकि अब की जो सरकार, इसको पद्मश्री भी दिया गया, अब की जो सरकार है, इट इज सीरियस अबाउट टैकलिंग टेरर। क्योंकि इस प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, अगर एक और आतंकी हमला हुआ जैसा पहलगाम में हुआ था, हम इसको एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। और वॉर का मतलब समझते हैं सर आप? वो पिच जाएगा, वो पिस्सू मार्शल जो उनका खेती मार्शल कहां है आजकल, पता है कहां है सर? जब बलोच ठोक रहे हैं इनको, पश्तून ठोक रहे हैं, तालिबान ठोक रहा है, वो टर्की में बैठा हुआ, 2-3 मेरा ख्याल सुना है कि 2-3 महिलाओं की कंपनी है उसको वहां पर। बदमाश लोग, गंदे लोग हैं। मेरा आपसे ये कहना है सर, जो आरवी असमानी ने कहा है 100% एक्यूरेट। आई नो हिम, ये झूठ नहीं बोलेगा। और झूठ बोलने का फायदा क्या है? इस उम्र में आके झूठ बोलने से उसको क्या मिलेगा? तो मेरा मानना यह है कि हम लोगों को ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि इंटेंशन क्या है उसका। नोबेल प्राइज। और जब मैं था ना सर सूडान में, अभी हमला हुआ, मैं आपको इतना बता देता हूं सर, मैंने अपने बलबूते पे, कुछ हमारे एम्बेसडर्स का डिनर था, मैंने कहा देखिए मैं आया हूं लेकिन आई हैव टू गो बैक, क्योंकि ये हमला उस वक्त चल रहा था, और मैंने कहा लगता है कि ये पाकिस्तानी है। तो एक एम्बेसडर था नेदरलैंड्स का, कहता अच्छा वो पासपोर्ट लेके आए थे। मैं चुप कर गया, मैंने कहा इस गोरे को, कमीने को क्या बताऊं। और फिर जब सब स्थापित हो गया कि ये कहाँ के थे, तो मुझे फोन करके कहता है एम्बेसडर आई एम सॉरी। मैंने कहा आपके देश में होता ना, फिर मैं आपसे यही सवाल पूछता, आपके देश में भी हुए आतंकी हमले, क्या वो अपना आईडी कार्ड लेके घूमते हैं जो हमले करते हैं? गधे हैं। अब जो सिचुएशन ये है सर, जो मनी साहब ने कहा है, इस एपिसोड के, फिर उससे पहले गोधरा में आपको पता है ये क्या हुआ था, वो ईश्वर जहान की भी बात की थी। उनका टारगेट तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह साहब थे, और शी वॉज कनेक्टेड टू पाकिस्तान, नो क्वेश्चन। क्योंकि ये एक आतंक है जो, सर प्लीज, भारत में जो आतंक फैलाया जा रहा है वो धर्म के नाम पे फैलाया जा रहा है, इकोनॉमी के नाम पे नहीं फैलाया जा रहा, पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन के नहीं, धर्म के नाम पर। आप मुझे बताएं क्यों है कि जो ग्लोबल टेरर ट्रैकिंग इंडेक्स है वो कहता है 100 में से 97 जो इंसिडेंट होते हैं आतंक के, उनका संबंध इस्लाम से? क्यों सर, क्यों क्यों? मुझे बताइए, मैं तो अनपढ़ हूं, बताइए। बताएं सर। मनीष साहब ने यह भी कहा कि उनसे दोबारा भी पूछा स्मिता प्रकाश ने कि इसको दोबारा कहिए। उन्होंने कहा कि 26/11 आईएसआई और आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच का फिक्स्ड मैच था। स्मिता प्रकाश ने कहा फिर से कहिए, उन्होंने फिर से वही बात कही, फिक्स्ड मैच था का मतलब। Also, the 26/11, I have said it on very occasions, it's a fixed match between ISI and INC. Please repeat that. It is a fixed match between INC, Indian National Congress, and ISI. इसका मतलब यह है कि उस समय एक पार्टी थी, ऑपोजिशन में थे शायद, वो काफी शक्तिशाली हो रहे थे, उस पार्टी का नाम बीजेपी है। मैं बात कर रहा हूं 26/11, उनको नहीं ऊपर आने देना है। तो उनका जो हिंदू बेस है, सोचते थे कि हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी है, कहते थे ना लोग, अखबार में निकलता ये वेस्टर्न मीडिया, हिंदू नेशनलिस्ट। तो मैं उनसे पूछता था कि तुम्हारी जो पार्टी है डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन, क्या वो क्रिश्चियन इंटरनेशनलिस्ट है? क्या बकवास करते हो हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी? अरे नेशनलिस्ट है तो मुझे गर्व है। तुम कौन हो? तुम्हारी पार्टियां क्या इंटरनेशनल टेररिस्ट पार्टी है? नेशनलिस्ट नहीं है, एंटी नेशनलिस्ट है। क्या बकवास करते हैं ये लोग। मुझे तो गर्व होता है जब कहते हैं नेशनलिस्ट पार्टी। ऑफ कोर्स मैं भी नहीं, क्या लिखा हुआ है मैं यहाँ पे सर, आई एम अ नेशनलिस्ट। गर्व करता हूं कि मैं राष्ट्रवादी हूं, आपकी तरह बेटा। सो इन्होंने 2 बार कहा कि ये उनकी मिली भगत थी, एंड आई टेंड टू अग्री। नहीं तो जो नैरेटिव बनाया गया कि जिहादिस्तान पर इसका आरोप मत लगाइए, बताइए कि हिंदुओं ने किया है।
इसके मायने क्या है? क्यों आप नहीं चाहते थे कि आरोप जिहादिस्तान पर लगे, जिसकी छवि उस समय पूरी दुनिया में एक आतंकी देश की थी, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने की बातचीत चल रही थी, उसको फटफ क्या वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैक लिस्ट में या ग्रे लिस्ट में, जो भी लिस्ट में डाल दिया गया था। अगर ये साबित हो जाता, उसी समय मान जाते, तो बाद में पता लगा कि वो क्या डेविड कोलमैन, हेडली और वो एक और दूसरा भी था सर, जो आजकल जेल में है या कहाँ है, और वो तहव्वुस राना जो आजकल हमारे जेल में बैठा, वो पता नहीं हम इतना समय क्यों लगाते। खत्म करो, एक हफ्ते के अंदर पूरी इसकी ट्रायल करो, दफना दो कमीने को। आई डोंट नो व्हाई दे आर टेकिंग सो। हमारा जुडिशियल सिस्टम अपनी स्पीड से चलता है, वेरी गुड, उसकी आलोचना मैं नहीं करना चाहता। सो बेसिक इशू ये था सर कि आपने जिहादिस्तान को प्रोटेक्ट किया, क्यों? कौन इसके पीछे था? क्या आपको अमेरिकियों ने बोला था? और जो हमारे एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, आई थिंक उस टाइम में कौन थे? मनमोहन सिंह थे प्राइम मिनिस्टर। हाँ। जब ये हुआ था, जी जी, वही थे ना प्राइम मिनिस्टर? हाँ मनमोहन सिंह, वही थे ना प्राइम मिनिस्टर? हाँ जी सर। और सुना उनकी बेटी कहीं आईएमएफ में या वर्ल्ड बैंक में कहीं काम करती थी। व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट सर? सो मेरा अपना मानना है कि ये जो डिफ्लेक्ट करने की कोशिश की गई, इसके पीछे ये था कि उस देश को और सजा ना दी जाए। कि आपको क्या मिलेगा? व्हाट इज योर इंटेंशन? मुझे बता, किसी ने आज तक मुझे बताया। सो आरबीएस मनी साहब ने जो बार बार कहा है वो बिल्कुल सही है सर। वो झूठ क्यों बोलेगा? ही इज नाउ इन हिज 80s। कितने के होंगे अब? 80 के आसपास उनकी उम्र होगी। इस उम्र में आके ये सब कहने की क्या जरूरत है? जो सच्चाई बयान कर रहे हैं फॉर सक्सीडिंग जनरेशंस। ये ऐसी गलती आप लोग कभी मत करना। हमने जो फोर्स रेज की है नेशनल सिक्योरिटी का, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसको अपना काम करने दो। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस क्यों करते हो? यू नो समथिंग, आपको एक चीज बताऊं मजेदार। मेरे मंत्रालय में मेरे बारे में कहा जाता है, अब तो खैर मैं काफी समय हो गया है, कि दीपक बोरा, राजदूत दीपक बोरा जब वादा करता है किसी को तो फिर अपनी भी नहीं सुनता। वो निभा के रखता, किसी की सुनता नहीं है। तो ठीक है, ये मेरा चरित्र है। एक बार वादा कर लिया किसी से, दैट्स इट। तो सर ये चीजें जो हैं, मुझे बहुत तकलीफ हुई जब मैंने उनकी इंटरव्यू देखी। और वो जो लड़की है जिसने इंटरव्यू किया था, शी इज आउटस्टैंडिंग, ब्रिलियंट। वो बहुत गहरे प्रश्न पूछती है। उसके अगेंस्ट भी लोग कुछ ना कुछ कहते होंगे, बट शी इज टोटल राष्ट्रवादी। और मेरा अपना मानना है कि मनी साहब ने सही वक्त पर इस बात को सबके सामने रख दिया है कि सच्चाई इन लोगों की क्या थी। सर जब कोई बात पहले हुई और आप बहुत सालों बाद जब उस बात का जिक्र कर रहे हैं, तो लीगली वो बात कहाँ स्टैंड करती है? दूसरा, क्या भारत सरकार, क्या एजेंसियों को मनी साहब ने जो कहा है उस पर गौर करना चाहिए? इसका लीगल स्टेटस क्या है? इस पर लीगल एक्शन क्या हो सकता है? लीगली कुछ चीजें उन्होंने कही है जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि 2 बार एफिडेविट फाइल किया गया। जो पहले होम सेक्रेटरी जी के पिल्ले, आउटस्टैंडिंग पर्सन, आर.के. सिंह, सुपर्ब, दोनों होम सेक्रेटरी, एक तो मंत्री भी बन गए थे, बहुत अच्छे लोग। इन्होंने कहा बिल्कुल वो सही कह रहा है, क्योंकि सर अंडर सेक्रेटरी का ओहदा भले ही नीचे हो, लेकिन सारे डॉक्यूमेंट्स उसके थ्रू जाते हैं, वो सब कुछ जानता है। हमारे सिस्टम में एक लेवल होता है सेक्शन ऑफिसर, जो पूरा सेक्शन होता है, आपका ये सेक्शन है, उसका जो इंचार्ज, उसके बाद होता है अंडर सेक्रेटरी, सब कुछ इनको मालूम होता है। आई रिस्पेक्ट देम अ लॉट। मेरे अपने मंत्रालय में जो हमारे सेक्शन ऑफिसर्स, अंडर सेक्रेटरीज, डेप्यूटी सेक्रेटरी, दे आर ब्रिलियंट पीपल, अभी भी ब्राइट। इनको सब मालूम, शायद राजदूत को नहीं मालूम होगा, सेक्रेटरी को नहीं मालूम होगा, इनको सब मालूम होगा। तो ये लीगल इसकी पोजीशन ये है कि अगर कोई केस करना चाहता है ऑन द प्रीवियस रेजिम इन द कोर्ट, दिस कैन बी एडमिटेड एज एविडेंस। फिर बहुत लंबा चलेगा कि भाई तूने जो कहा उसका सबूत कहां है। फिर वो सारे ऐसी कब्रें खुदेंगी। अंग्रेजी में कहावत है, सोते हुए कुत्ते को सोने दो, जगाओ मत उसको। उन्होंने एक नेता का नाम लिया सर, एक नेता का नाम लिया और बोला कि वो नेता बार बार ये कह रहा था कि देखिए देखिए इसमें हिंदू एंगल होगा, इसमें हिंदू एंगल।
उन्होंने कहा कि 2010 तक किसी फाइल में ऑफिशियली उन्होंने हिंदू टेरर या सेफरन टेरर इस टर्म का जिक्र नहीं पढ़ा, लेकिन उनसे एक नेताजी थे वो बार बार कहते थे कि देखिए देखिए इसमें यही वाली बात है, आप इस हिसाब से वो करो। Digvijay Singh had asked me to mine about cases where Hindu terrorism was there. I told him that there are no such cases. सर ये जो अपनी नेता जो था, ये नेता था, ये क्या होम मिनिस्टर था? नहीं, होम मिनिस्टर नहीं था, तो फिर छोटा मोटा कोई होगा। लेकिन होम मिनिस्टर से ज्यादा पावरफुल था। उसमें उन्होंने दिग्विजय सिंह कांग्रेस लीडर का नाम लिया, मध्य प्रदेश से आया। वही जो सीएम होते थे एक टाइम पे। जी, एक टाइम पे मुख्यमंत्री भी रहे मध्य प्रदेश के। हाँ हाँ, सीएम, मैंने बोला चीफ मिनिस्टर। उन्होंने जिनकी शायद विवाह भी उनका निजी मामला है, विवाह भी किसी यंग गर्ल से किया था किसी टाइम पे, मुझे याद नहीं, कुछ ऐसी कहानियां सुनते थे। सच्चाई है नहीं, आई डोंट नो, बट ये चीज है, अगर वो इसमें दखल दे रहा था, क्यों? पावरफुल का क्या मतलब होता है? पावर कहां से आती है पॉलिटिशियंस की? हमसे आती है ना सर, क्योंकि हम लोग इनकी बातें सुनते हैं। अगर हम कह दें नहीं करेंगे, क्या कर लेगा ये? मनी साहब, मैं चाहता हूं उनका जो इंटरव्यू था, अगर ये सरकार चाहे, जितने हमारी एम्बेसीज हैं सबको भेजो। आप भेजो भी मां, बोलो डाउनलोड करें और पब्लिक स्क्रीनिंग्स करो, क्योंकि सच्चाई मालूम होनी चाहिए। अब आप कहें कि ये आदमी झूठा है, इसका मकसद क्या है? झूठ बोलने से क्या मिलेगा इसको? ये चीजें अगर आप मद्देनजर रखें सर, मेरा अपना मानना है दैट ही इज टेलिंग द ट्रूथ और इज आउटस्टैंडिंग। मतलब आप जब ये कह रहे हैं ट्रूथ, मतलब टेलिंग ट्रूथ कह रहे हैं, वो सच कह रहे हैं, तो जब आप मतलब ऐसे कह रहे हैं कि वो सच बोल रहे हैं, ऐसा मानने का मतलब कोई आधार है आपके पास कि उस समय कुछ ऐसी चीजें हो रही थी जो आप जोड़ पा रहे हैं और फिर आपको लग रहा है कि मनी साहब ठीक कह रहे हैं? अब मैं जो आपसे बता, पहली चीज मैंने बताई कि एक जर्नलिस्ट पूरी खबर दे रही थी, एक मैडम, उसके भी 4-5 पति हैं, कोई यहाँ पे वहां पे, सुनने में आया, आई डोंट हैव प्रूफ ऑन दैट, लेकिन व्हाटएवर शी इज, यू नो, उसको भी जाके जो हमारे बच्चे वहां शहीद हो गए जवाब देना है। जब भी अपना शरीर छोड़ेगी मैडम, उन्हीं से मिलेगी। ये सनातनी हमारा विचार है, ये कर्मा है ना सर, ये वापस आता है। दूसरी चीज मैं आपसे कह रहा हूं कि जब हम लोगों को मैसेजेस दिए गए कि ये मत बोलो कि ये इस्लामिक इंसिडेंट है, इस्लामिक टेरर, इसका भी तो कोई कारण है ना सर। हम लोगों को मैसेज आते हैं सर, जब कोई इंसिडेंट होता है हमारे मंत्रालय से हमको मैसेज आता है कि भाई ये बोलो, ये बोलो, ये बोलो। ये कहा गया था। और फिर आप जब शर्म अल शेख में गए थे मीटिंग करने, यही मनमोहन सिंह जी राजस्थानियों के साथ, क्या बोला था? अच्छा, तुम कश्मीर में दखल मत देना और हम बलूचिस्तान में दखल मत देना। यानी आप स्वीकार कर रहे हैं कि आपने बलूचिस्तान में आप पंगा ले रहे हैं। क्या मतलब होता है इन चीजों का? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दिस। तो बस यही सर आपसे कहना था कि आपने ये विषय उठाया, एंड थैंक यू वेरी मच। करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं, बड़े ध्यान से बार बार सुनिए ये क्या कह रहा है। ये अकेली आवाज थी और इसको मारा भी गया था सर, गिरफ्तार किया था। और एक टाइम था जब मुझे भी पता था कि सीबीआई और आईबी के बीच में गिर गए थे। आईबी वाले बोले ये सही है, सीबीआई बोले ये सही नहीं है, तो मजाक बना दिया था। किसी को वहां से सस्पेंड कर दिया, यहां से सस्पेंड कर दिया, नॉनसेंस। क्योंकि आप कुछ नहीं कहूंगा सर, उस समय जो निर्णय ले रहे थे भारतीय नागरिक थे सर। यहां अडॉप्शन के थ्रू भारतीय नागरिकता मिली थी, मुझे नहीं पता, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। उनको चोट लगी दिल में कि हमारे बच्चे मारे गए। माय गुड फ्रेंड्स, बैंक का चीफ होता था मेरे साथ नाइजीरिया में, नाइजीरियन को वहां पे बैंक था, वो हबीब बैंक ऐसा कुछ था, उसके ब्रांच थी, उसका चीफ था वो भी चला गया। इसका हिसाब कौन देगा सर? ये बहुत अच्छा हुआ है कि 26/11 को दोबारा हमने खोला है। वी मस्ट नॉट फॉरगेट। पहलगाम को नहीं भूलेंगे, 26/11 को नहीं भूलेंगे, पुलवामा को नहीं भूलेंगे। और जो पीएम साहब ने कहा था, प्राइम मिनिस्टर थैंक यू, अब हमारा सिद्धांत हो गया है, मरेंगे घर में घुस के। अब दोबारा यार का वो तफफू फू राना का, वो भी तो कहीं जेल में बैठा हुआ है ना सर।
वो जो पकड़ के लाए थे हम, कहां से उसको डिपोर्ट किया था? अमेरिका से डिपोर्ट किया। तहव्वुर राणा को हाँ यूएस से ही लाए थे। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ये बड़ा गंदा आदमी है, उसकी स्टेटमेंट दी थी कि जान इसको डिपोर्ट कर रहे हैं, इज अ वेरी नास्टी फेलो। अब पता नहीं क्या वो उसके साथ कहीं जेल वेल में बैठा होगा, कह रहा होगा अब तो मैं गांधीवादी बन गया। वो भी तो नहीं है आपका, वो कश्मीर में जो बदमाशियां करता है JKLF वाला मलिक, आजकल तो वो भी गांधीवादी बन गया है। मार पड़ती है हाँ। जेल में, फांसी का फंदा सामने नजर आता है, सब गांधीवादी बन जाते हैं। सब गांधी बन रबिश, जाते। बिल्कुल रबिश। अगर देश से प्यार है दिखा दो हमको, ये सब चाल वाल चलने से कुछ नहीं होगा। सर उन्होंने सर। एक और बड़ी शॉकिंग बात ये कही कि जो हिंदू टेरर और सेफरन टेरर का नैरेटिव चल रहा था, मालेगांव में जिन लोगों को फ्रेम करने की कोशिश की गई, जो लेफ्टिनेंट कर्नल थे आर्मी के इंटेलिजेंस के, कर्नल पुरोहित, सर मैं उन्होंने ये कहा कि कर्नल पुरोहित आने वाले समय में हो सकता है। यस सर, यस सर, दैट्स व्हाट आई वाज टोल्ड। उसके जितने कोर्समेट थे कहते हैं हमारे, इसे ये कोर्स होता है ना, ये IMA में या इंडिया में इकट्ठे होते हैं, जैसे हम लोग भी इकट्ठे होते हैं। फाउंडेशन कोर्स हमारा मसूरी में होता है, फॉरेन सर्विस में हम लोग 4 महीने के लिए होते हैं, वो 2 साल के लिए इकट्ठे होते हैं, 3 साल के लिए। तो आपकी बॉन्डिंग बनती है। उसके कई कोर्समेट से मुझे कहा ही वाज आउटस्टैंडिंग, इतना होशियार आदमी था, और उसी को आपने पकड़ लिया क्योंकि वो जड़ की तरफ जाने की। अब मैं इसमें से एक फाइनेंशियल, गिव मी अ मिनट। हमारे एक जहाज को जब मैं नाइजीरिया में काम कर रहा था, उस समय मैं एक्टिंग हाई कमिश्नर था या डेप्यूटी हाई कमिश्नर, याद नहीं है। एयर इंडिया के एक जहाज को रोक लिया था, उसमें ड्रग्स पाए गए थे, और वहां का जो राष्ट्रपति था, सुना था कि उसकी बेगम बड़ी इन्वॉल्व थी ड्रग ट्रैफिकिंग में। भारत से ड्रग जाते थे वहां पे, वहां से यूरोप जाते थे, क्या कहानी थी। तो कई दिनों तक उस जहाज को रोका रखा था हमने। ये बात मैं आपको बता रहा हूं, ये 86 या 87 की बात है। तो फिर क्या होता है सर, वहां के राष्ट्रपति मेरे दोस्त थे, वहां के आर्मी चीफ मेरे दोस्त थे, और मैं उनसे पूछा था भाई सच्चाई क्या है इसके बारे में। तो फिर राष्ट्रपति के दफ्तर से, आप सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मैंने दिल्ली को भी रिपोर्ट किया था। एक व्यक्ति मेरे पास आया, उनका ही एक सलाहकार, कहता है दीपक आप और हम लोग, हमारी फैमिलीज एक दूसरे को अच्छी तरह, नाइजीरियन था, हाईली प्लेस्ड, वी आर गुड फ्रेंड्स। मैंने कहा, कहता है दीपक यार देख, हमारे देश में कितने जिस्म झीलों में फ्लोट करते रहते हैं। मैंने कहा तू क्या कहने की कोशिश कर रहा है? यार क्या तू छोड़ना, क्या ज्यादा जांच पड़ताल कर रहा है कि इसकी किसी की मौत नहीं हुई थी, सिर्फ जहाज को उन्होंने रोक लिया था। तो कई दिनों तक बहुत पैसे मांग रहे थे, अल्टीमेटली हमने सेटल कर लिया था, पैसे दिए बिना। तो मुझसे कहने लगा कि क्यों ये सब तू पंगा ले रहा है, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ज्यादा पूछताछ मत कर, ये भी कहानी होती है। और अब मैं आपको एक फाइनली चीज बता देता हूं। सूडान में था तो दारफूर का इलाका आपको पता है ना सर, वहां पे भी जंग चल रही थी। पहले तो दक्षिण सूडान के साथ जंग हो रही थी, तो वो अलग हो गया 2011 में, और उसके बाद ये पीछे लगे रहे दारफूर के। दारफूर तो मुस्लिम एरिया है कि दक्षिण सूडान अलग हो गया, मैं आपका राजदूत था, फिर दारफूर के में भी गृह युद्ध शुरू हो गया। तो सूडान का जो मंत्री था उमर हसन अल बशीर, जो राष्ट्रपति थे, मेरे बहुत दोस्त थे, उन्होंने एक बड़े तगड़े मंत्री को बोला कि भाई तू दारफूर को सॉर्ट आउट कर। वो कर रहा था, लेकिन वहां पे बहुत अत्याचार हुए। अब जब उसने देखा सरकार ने वहां की कि भाई इस आदमी से कुछ हो नहीं रहा, तो फिर ये एक दिन इसको अपनी गाड़ी से कहीं आ रहा था, ट्रक आया, ट्रक ने रौंद दिया गाड़ी को, गाड़ी पलटी, ये बाहर गिरा, ट्रक ने रिवर्स किया इसके ऊपर, फिर आगे पीछे 2-3 बार गया और खत्म हो गया ये मंत्री। अब फिर मजेदार बात, वो ट्रक ड्राइवर को, अरे वो ट्रक है, वो नंबर वहां भाग रहा है, उसको भी गोली मार दी। चलिए कहानी खत्म, पैसा आ जाए। किसने किया, किसने आदेश दिया? जैसी करनी वैसी भरनी। सर इसमें बहुत सच्चाई, ये चीजें मैंने देखी हैं। इसीलिए भारत में भी जिन लोगों ने उनका समर्थन किया, जिन लोगों ने हमारे शहीद बेटों को इंसाफ देने से रोकने की कोशिश की, नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। That's all. मनीष साहब ने ये कहा कि कर्नल पुरोहित संभवतः बहुत कुछ ऐसा कर रहे थे जो ISI को पसंद नहीं आ रहा था, पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रहा था,
और पाकिस्तान नहीं चाहता था कि कर्नल पुरोहित इंडियन आर्मी के अंदर कल को डिफेंस ऑफ स्टाफ बन जाए, कोर कमांडर बन जाए, चीफ बन जाए या कोर कमांडर बन जाए, 3 लेफ्टिनेंट जनरल बने जाए। क्या पाकिस्तान के पास इतनी ताकत है कि ये रोक सकते थे? उनकी अंदर से मदद कौन कर रहा था? मैं आपसे ये पूछूं, उसके बाद ये ताकत नहीं है सर, मेरी फौज इतनी कमजोर नहीं है सर। मैं विदेश मंत्रालय में हूं, भारत का डिप्लोमेट हूं, राजदूत हूं। आपका क्या है? मेरे साथ कोशिश नहीं करते हैं लोग, जिहादिस्तान की बात नहीं कर रहे दूसरे, कि भाई इसको हम कहते हैं एंट्रैपमेंट, कि भाई फंसा लो किसी तरह, उसको अपनी तरफ रखो। तो हमारी तो ट्रेनिंग होती है, जब कोई ऐसा करने आए तो पहले तो उसको 2 जूते मार फिर दिल्ली को बता दिया सरकार को कि भाई ये बेवकूफिया करने की कोशिश कर रहा है। सो यू नो बहुत सी चीजें होती हैं सर। मैंने जो आपसे बात कर रहा हूं और भी चीजें हैं, पर मैं वो बताऊंगा, वो लिखूंगा नहीं, क्योंकि मैंने तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, और मनी साहब ने कोई ऑफिशियल सीक्रेट नहीं डिक्लेयर किया, वही कहा है जो पब्लिक डोमेन में है। तो उनको कहना कि ये बदमाश है, चोर है, डाकू, ऑल रबिश। सर कल को अगर पाकिस्तान में बैठ के हाफिज सईद ये बोले कि भारत में एक दीपक वोरा जी हैं, दीपक वोरा जी बड़े अच्छे आदमी हैं, बहुत शानदार आदमी हैं, तो दीपक वोरा जी के बारे में भारत में बैठे आदमी को क्या सोचना चाहिए? वही सोचना चाहिए कि बदमाश है, एजेंट है उनका। हाफिज सईद तो यही कहेगा, अगर मेरे बारे में कहा भी कुछ तो वो बोलेगा मार दो इसको। बस एक मेरी तरफ से रिक्वेस्ट कर देना उससे, अगर आप पहुंच पाए। पठान का बेटा है ये, छाती पे गोली मारना, पीठ पे मत मारना, सामने से आके बेटा। दर्शकों एक इंटरव्यू का छोटा सा हिस्सा है, हाफिज सईद ने किसी जमाने में वहां दिया था, हम आपको उसके साथ छोड़े जाते हैं। आप ये समझिएगा कि इस देश में सुरक्षा तंत्र के साथ, भारत की जमीन के साथ कुछ लोग आखिर करना क्या चाहते थे। वो जो मोमबत्ती वाला गैंग है, जो अमन पसंद गैंग है, जो कबूतर उड़ाता है, वो कर क्या रहे थे इस देश के साथ, वो सोचिएगा। धन्यवाद। उनको बोलिए थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद सर। कि वहाँ बहुत बरखा दत्त जैसे लोग भी मौजूद हैं, बहुत अच्छे बात करने वाले भी मौजूद। अभी देखिए कांग्रेस में जो गुफ्तगू हुई है, कांग्रेस ने की है, बीजेपी से कहा है कि भाई आप पाकिस्तान पर इल्जामात मत दो, आप अपने घर को देखो, जो कुछ तुम कर रहे हो कश्मीर के अंदर, इतना जुल्म तुमने ढाया, उनके हुकूक तुमने गसब किए हैं, जो तुम कर रहे हो, और पाकिस्तान की तरफ इल्जाम दे के तो आप इस मसले को हल तो नहीं कर सकते।